हेलो नमस्कार दोस्तों। एसके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारी क्लासें यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की थी, जो कि अपना चैनल अलग था, मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस था। और ये जो चैनल है अपना अभी एसके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। इसके अंदर जो CHO एग्ज़ाम है या NHM एग्ज़ाम है, उसमें आने वाले MCQ अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज कवर करवाऊँगा। एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा है और जो आपके फाइट होता है ना टॉपिक, वही टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक से आपको फ़ायदा क्या होगा कि क्विक आपको लर्निंग मिलेगी। ना तो मैं MCQ बता रहा हूँ, मैं पूरी थ्योरी बताऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक। इसके ऊपर से बनने वाले MCQ जो एग्ज़ाम में हर बार बनते हैं। ठीक है, तो जाने आसान शब्दों में MI को। इंट्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन MI का क्या होता है। मायोकार्डियम जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है हार्ट की, सभी को पता है। ठीक है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम की भी 2 अलग अलग लेयर होती है, विसरल और पेराइटल। तो इन दोनों का यहाँ पे मायोकार्डियम जो इन्फाक्शन होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई मायोकार्डियम लेयर के अंदर इंटरप्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब ब्लड सप्लाई ही रुक जाती है। ऑक्सीजन रुक जाती है, ब्लड सप्लाई रुकेगी तो ऑक्सीजन रुकेगी। वो कारण आपको यहाँ पे दे भी रखा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये वाला कारण ये दे रखा है, इस आर्टरी के अंदर जो ल्यूमन है वो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, छोटा हो रखा है। अगर ल्यूमन छोटा होता है ना प्यार दोस्तों, तब क्या होता है, वो वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है आपके। कौन सी? MI वाली कंडीशन यहाँ पर डेवलप कहीं ना कहीं हो जाती है। तो प्यार दोस्तों, अपन यहाँ पे क्विक लर्निंग करेंगे, थोड़ा यहाँ पे फास्ट पढ़ेंगे। एक्यूट MI, इसी को अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, मायो यानी मायोकार्डियम मसल्स, जो कार्डियल जो लेयर होती है मायो और कार्डियल यानी कार्डिया, मायोकार्डियम जो लेयर होती है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई टिश्यू को नहीं मिल पाती है। हार्ट के जो टिश्यू है ना, उसको ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाती है। उसी को अपन बोलते हैं मायोकार्डियल। ठीक है, इन्फाक्शन। ड्यूरिंग स्लीप, जब अपन रेस्ट में होते हैं ना, रिलैक्स ऑर्गन हमारे सारे बॉडी के जो होते हैं ना, वो रिलैक्स होते हैं उस समय जब अपन नींद निकालते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, बॉडी लेस एक्टिव होती है तो ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। और सुबह जब 2 से 4 बजे का जो टाइम होता है ना प्यार दोस्तों, वो यहाँ पे सबसे क्रूशियल टाइम होते हैं और उसी समय यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा MI आने की सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो डेफिनेशन के रूप में निकल के आती है। ये डायरेक्ट ऐसा ही सवाल पूछेगा आपको कि डेफिनेशन, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ हार्ट कॉजिंग हार्ट सेल टू डाई। ठीक है, हार्ट सेल डाई हो जाती है, मर जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है और आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है जो चीज़ आपको नहीं आती है वो। ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट अपने पास में आता है चेंज अकर आफ्टर MI यानी MI के अंदर कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जब भी MI आता है किसी पेशेंट को, तो 6 घंटे के बाद में उसके ब्लू एंड स्वेलोन इन्फेक्शन अपीयर होता है, ब्लू एंड स्वेलोन अपीयर हो जाता है। मतलब उसका जो पार्ट है ना, वो ब्लू ब्लू दिखने लग जाएगा आपको MI आने के बाद में। ठीक है, फिर 24 घंटे से 48 घंटे के बाद में क्या होता है, इन्फेक्शन पार्ट टर्न ग्रे विद इन्फेक्शन। जहाँ पे हुआ ना इन्फेक्शन, जहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई है ना, वो पार्ट ग्रे कलर का हो जाएगा और येलो ट्रैक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और वो होता है न्यूट्रोफिल। देखो, डेवलपिंग एज न्यूट्रोफिल इन्वेड टिश्यू, यहाँ पे न्यूट्रोफिल की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड डे आफ्टर MI यानी 2 दिन के बाद में। MI जब भी आता है उसके 2 दिन बाद में क्या हो सकता है, WBC कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पता है, सभी को पता है। ठीक है, तो 11,000 जो WBC होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20,000 सेल MM³ यहाँ पे न्यू बॉर्न के अंदर अगर बढ़ जाती है ना WBC, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे MI बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब MI के बाद में ये चीज़ अपन को देखने को मिलती है। और 8 से 10 दिन ये न्यू बॉर्न के अंदर होती है। नॉर्मल WBC अपन न्यू बॉर्न के अंदर 20,000 के आसपास मानते हैं, लेकिन ये एडल्ट के अंदर इतनी बढ़ जाती है। कितनी? एडल्ट के अंदर बढ़ जाती है यही चीज़। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सेकंड डे आफ्टर MI। MI के दूसरे दिन
इतनी यहाँ पे WBC इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 8 से 10 दिन बाद में ग्रेन्युलेशन डेवलप हो जाएगा, मैक्रोफेज प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, ओवर 2 to 3 मंथ यानी 2 से 3 महीने के बाद में नेक्रोटिक एरिया डेवलप इनटू ए स्कार। जो नेक्रोटिक जो एरिया होगा ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्कार डेवलप हो जाएगा, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल सकती है, इसी को अपन बोलते हैं MI। ठीक है, नेक्स्ट बात अपने पास में आती है कि हार्ट अटैक। फर्स्ट जो हार्ट अटैक होता है ना, उसमें 30% यहाँ पे हार्ट का क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकंड हार्ट अटैक आएगा, फिर 30% जो हार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है। थर्ड हार्ट अटैक आएगा, फिर 30% हार्ट डैमेज हो जाएगा। अब आप काउंट करो कि 3 हार्ट अटैक ही आते हैं आदमी को, इंसान चला जाता है। तो इसी वजह से फर्स्ट हार्ट अटैक में 30% हुआ, फिर 30% हुआ और फिर वापस 30% हुआ, मतलब 90% आपका हार्ट डैमेज हो गया है। 10% हार्ट काम करेगा, मतलब आदमी जीवित रहने के लायक नहीं है, वो मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसलिए अपन बोलते हैं कि तीसरा अटैक जब भी आता है ना, वो बहुत यहाँ पे क्रूशियल होता है, बहुत हार्ड होता है, हार्ड सिचुएशन लेके आता है, उसमें आदमी की डेथ निश्चित होती है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है अपने कर दोस्तों, इट मीन्स आफ्टर थर्ड अटैक 90% हार्ट डैमेज और 10% हार्ट कैन नॉट एबल टू वर्क। ये 10% जो हार्ट होता है ना, वो अपना वर्क नहीं कर पाता है और आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सिंपल सी बात मैंने लिखी है, और वो क्यों लिखी है ये आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आ सकता है ऐसा MCQ भी। ठीक है, नेक्स्ट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कारक। क्या बोल सकते, कारण नहीं, कारक। ठीक है, क्या क्या इसके कारक है, तो पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, तो क्लैम्प, यहाँ पे लिखा है क्लैम्प प्लेटलेट विद फैट एंड लिपिड। फैट एंड लिपिड की यहाँ पे लेयर डिपोजिशन हो जाएगी, डिपोजिशन हो जाएगा फैट और लिपिड का। ठीक है, कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर, उसके ल्यूमन के अंदर। फैट जम गई है, यहाँ पे लिपिड जम गया है, अब ब्लड यहाँ पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर देंगे। तो हल्का फुल्का रास्ता है तो हल्का फुल्का ब्लड जाएगा आगे, तो उस वजह से झटके आ सकते हैं, मतलब MI हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है हार्ट अटैक का, तो आर्टेरियल डिजीज लाइक CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। याद रखना, इंपॉर्टेंट MCQ है, एग्जाम पर्पज ऑब्वियस है कि CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो बोल ज़्यादा रहा हूँ मैं, लिख कम रहा हूँ। ठीक है, लिखना यहाँ पे पॉसिबल इतना है नहीं, जो आ रहा है आपको वो लिखते रहिए और आगे से आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए। और मैं तो ये कहूँगा लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट कॉमन देखो, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म मतलब होता है ये मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल फॉर MI। ये कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज होता है ना, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो एम्बुलस बन जाता है, ठीक है, गुच्छा बन जाता है, किसका, एयर का, यहाँ पे फैट और लिपिड का यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है, बबल बन जाएगा, उसी को अपन कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, MI के लिए। नेक्स्ट अपने पास में आता है मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज, थ्रोम्बस एंड लिपिड। ठीक है, थ्रोम्बस और लिपिड जो होता है ना, वो बन सकता है। ये मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज होता है किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और यही आप क्या करता है, MI कोज कर सकता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगी O2 कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से भी ये आपका MI आ सकता है। एनीमिया वाले पेशेंट को भी MI हो सकता है, किस कारण से, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी कम होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, किसकी, ब्लड की, तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचा पाएगा हार्ट को, हार्ट की मसल्स को नहीं पहुँचा पाएगा, तो हार्ट अपना काम करना थोड़ा बंद कर देगा, उसकी वजह से हो सकता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी है टिश्यू के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट सीवियर स्ट्रेस, अगर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है तो उससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई टेंशन लेता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी, ये प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो रिलैक्स नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना तो प्रेशर बढ़ेगा, वो ब्लड ज़्यादा आगे जा नहीं पाएगा। ठीक है, उसकी वजह से भी MI आ सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से CAD होता है। सबसे पहले क्या होता है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। नेक्स्ट अपने पास में है रिस्क फैक्टर। क्या होता है रिस्क फैक्टर, मैं आपको बता देता हूँ, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, यहाँ पे टिक लगा देना, CHO 2025।
मॉडिफिएबल यानी जिसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। और जिसको नहीं बदल सकते हैं वो होते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो जिनको बदल सकते हैं ना, पहले वो पढ़ते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है लिपिड का लेवल ज़्यादा होना। हाइपर यानी ज़्यादा और हाइपो यानी कम। तो लिपिड का लेवल कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। किससे ज़्यादा हो रहा है? 0.6 mmol पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाना। इसका मतलब लिपिड ज़्यादा हो रहा था। लिपिड फैट की स्मॉलेस्ट इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट लिपिड। तो लिपिड बढ़ रहा है मतलब फैट बढ़ रहा है। फैट बढ़ेगा तो थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस बनेगा तो वही कंडीशन वापस डेवलप हो जाएगी एमआई वाली। तो ये रिस्क फैक्टर है एमआई का। फिर है स्मोकिंग। कोई मान लो सुट्टा खींच रहा है, सुट्टा पी रहा है रोज का रोज, तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर आर्टेरियल डिजीज। आर्टेरियल डिजीज का अगर आर्टरी के अंदर जो डिजीज होती है ना, उसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग से कैसे होता है एमआई, ये मैं आपको समझाता हूँ कि स्मोकिंग अगर वो कर रहा है तो उसके यहाँ पे लंग्स के अंदर वो जाकर धुआं जमेगा, ठीक है, जमेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो कम बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन जो अपन ले रहे हैं वो फेफड़ों तक पहुँच ही नहीं पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो सांस लेगा ना उसी के अंदर कहीं ना कहीं इंटरप्शन देखने को मिल जाएगा कि वो जितनी पहले 1 लीटर सांस एक बार में ले रहा था तो अब वो आधा लीटर ही नहीं ले पाएगा। समझ रहे हो किसी बात को? मतलब उसकी कैपेसिटी कम बढ़ जाएगी, सांस अंदर लेने की कैपेसिटी कम बढ़ जाएगी तो वो पहुँच ही नहीं पाएगी। और पहुँच नहीं पाएगी तो वो ऑक्सीजन की डिमांड कहाँ बढ़ जाएगी? हार्ट में। हार्ट में जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है फिर दोस्तों, तो वहाँ पे हार्ट कहीं ना कहीं इंटरप्शन होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की उसके अंदर कमी देखने को मिल सकती है अपन को। नेक्स्ट अपने पास में आता है हाइपरटेंशन। सब देखो पता है बीपी बढ़ जाता है ना, उसके अंदर एमआई आता ही आता है, याद रखना। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कहीं ना कहीं किसी पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ रहा है। शुगर लेवल बढ़ेगा तो बॉडी पूरी यहाँ कहीं ना कहीं डिमांड करेगी किसी न किसी चीज़ की, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड करेगी। सीन इन साइलेंट एमआई। साइलेंट एमआई वाले पेशेंट में ये डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस जब भी होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, कैपिलरी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। कैपिलरी डैमेज होगी तो कैपिलरी कहाँ होती है? हार्ट में की मसल्स में भी होती है। वहाँ कहीं ना कहीं डैमेजेस देखने को मिलेगा तो वहाँ पर ब्लड पहुँच नहीं पाएगा कैपिलरी डैमेज की वजह से, और वहाँ पर हार्ट अटैक आ सकता है। नेक्स्ट अपने पास में आती है ओबिसिटी। ओबिसिटी यानी मोटापा। अगर मोटापा अपन आज से ही कम करना शुरू कर देना तो आधी यहाँ पे एमआई की रिस्क तो वहीं कम हो जाएगी, ठीक है। अगर अपन ने यहाँ पे स्मोकिंग बंद कर दी वो भी है। हाइपरटेंशन को कम करो कहीं ना कहीं कोशिश करके, ठीक है, मतलब फैट कम खाओ, लिपिड कम लो, ठीक है, कोर्टी यहाँ पे ये जितने भी सारे फैट लिपिड बढ़ाते हैं ना वो सारी चीज़ें कम लो। कहने का मतलब तेल की चीज़ें कम खाओ, उसकी वजह से एमआई का रिस्क कम होगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है स्ट्रेस। आप अगर टेंशन ले रहे हो ना, स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्ट्रेसर। अब स्ट्रेसर क्या होता है मैं आपको बताऊँ। स्ट्रेसर क्या होता है, आप एग्ज़ाम देने के लिए स्टेशन पर पहुँचे और ट्रेन निकल गई, ठीक है, तो उस समय जो कंडीशन आपकी होगी ना वो स्ट्रेसर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एकदम से पसीना पसीना छूटने लग जाएगा, आप सोचोगे अब क्या होगा मेरा, ठीक है, तो वो कंडीशन स्ट्रेसर कहलाती है। यूज़ ऑफ कोकेन, कोई कोकेन का यूज़ करता है उसकी वजह से भी एमआई होने के रिस्क रहते हैं। ये तो सारे फैक्टर थे मॉडिफिएबल जिसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनका अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो कौन से है? फैमिली हिस्ट्री। अगर मान लो आपकी फैमिली में ही बहुत सारों को यहाँ पे हो रखा है, क्या एमआई हो रखा है, पहले कोई हार्ट अटैक आया है तो हो सकता है आपको भी आ सकता है। तो पहले से ही आप यहाँ पे सजग रहे, अपनी ओबेसिटी वगैरह इसको नहीं बढ़ाए, आप अपने खान पीन का ध्यान रखें, स्मोकिंग वगैरह का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इससे अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे ज़्यादा तो एमआई आने का खतरा आप पे कम होगा, ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल जिनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और 60 की एज के बाद अक्सर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। आजकल तो और कम में ही आने लग गए हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है? डीजे। जो शादी ब्याह में डीजे बजते हैं और डीजे का जो डेसिबल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो कैपेसिटी होती है ना उसके साउंड की वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको अपना जो शरीर होता है ना वो सहन ही नहीं कर पाता। आप देखना डीजे के पास में जाओगे तो आपका हार्ट है ना वो यहाँ से धड़कने लग जाएगा बहुत तेज़। और जब हार्ट बहुत तेज़ धड़कता है ना तो मतलब अंदर धड़कन, तो मतलब वो कहीं ना कहीं हार्ट इंटरप्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई इंटरप्ट कर रहा है, पहुँच ही नहीं पाएगी आपके। तो हार्ट अटैक होने के सबसे ज़्यादा चांस युवा पीढ़ी में डीजे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। या नाचना कूदना, बहुत ज़्यादा नाच रहे कूद रहे, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख के नाच रहे कूद रहे तो भी हो सकता है। एज कहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है? जेंडर। मेल में अक्सर देखा गया है हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा आता है फीमेल की बजाय। फीमेल में बहुत कम आते हैं, मेल में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन ही मेल लेता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट है मेनोपॉज। देखो मेनोपॉज हो रहा है ना, मेनोपॉज वाली कंडीशन में अभी इसका रिस्क, इसका मतलब पीछे क्या कारण है वो तो अभी तक शोध हुआ नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेनोपॉज भी यहाँ पर हार्ट अटैक लाता है 45 से 55 साल की एज में। ये फीमेल में हो सकता है, ठीक है, यही कारण होता है फीमेल में हार्ट अटैक आने का, और कुछ कारण नहीं है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स अपन पढ़ेंगे तो पहला क्लिनिकल फीचर्स आता है अपने पास में चेस्ट पेन। एमआई है मतलब चेस्ट पेन होना ही है, पेशेंट को क्या होना है, चेस्ट पेन होना ही है। चेस्ट पेन हो रहा है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है चेस्ट पेन। सबसे पहले वो हार्ट को ही पकड़ेगा, मतलब चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर क्या होता है, इस सीने में दर्द हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, लोकेशन, रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, सिविरिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ये इसके पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ते हैं अपन को कि लोकेशन यानी लोकेशन क्या है पेन की, ये अपन को देखनी पड़ती है। एज ए नर्स अपन देखेंगे लोकेशन यानी कहाँ दर्द हो रहा है। रेडिएशन मतलब वो रेडिएट किधर हो रहा है, किधर फैल रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टाइम तक वो आ रहा है, कितनी बार बार आ रहा है, मतलब कितने टाइम बाद में वो वापस रिपीट हो रहा है पेन। सिविरिटी यानी कितना भयंकर हो रहा है मतलब वो, और इंटेंसिटी कितने टाइम तक ठहर रहा है, ठीक है, और ड्यूरेशन कितना टाइम वो रह रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी पड़ती है किसकी, इस पेन की। नेक्स्ट अपने पास में आता है क्रूसिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन। क्रसिंग मतलब खिंचाव नुमा, एक अपन को मतलब अंदर से मतलब झकझोर कर देगा वो पेन, ठीक है। सब एक्सटर्नल यानी स्टर्नम के नीचे की तरफ पेन होगा, चेस्ट पेन। और रेडिएट टू जो यानी अपने जबड़े की तरफ, अपने पीछे की तरफ और लेफ्ट आर्म की तरफ यहाँ पे फैलेगा, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट आर्म की तरफ, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ ये पेन रेडिएट होगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है अनरिलीव्ड बाई रेस्ट और एंटीजी। और ये जो पेन होता है ना, वो कोई एंटीजी ड्रग होती है ना, नाइट्रोग्लाइसरीन, उसको देने से भी यह पेन रिलीव नहीं होगा। रिलीव्ड बाई ओनली ओपियोइड एनाल्जेसिक मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट अगर आप दे दोगे इस पेशेंट को तो ये पेन कहीं ना कहीं रिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेन लास्ट 30 मिनट और लॉन्गर, 30 मिनट से भी ज़्यादा का पेन होता है इसमें, और कंटिन्यू पेन होता है इसके अंदर। पेन क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, ये देखने को मिल सकता है आपको। डाइफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना सबसे ज़्यादा आएगा पेशेंट को। नेक्स्ट डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, डिसरिदमियाज यानी एब नॉर्मल रिदम, हार्ट की जो रिदम है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। डिसरिदमिया का मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट रेट ज़्यादा होना या कम होना, ठीक है, कहीं ना गड़बड़ा जाती है, वो एकदम से फड़फड़ाने लगता है हार्ट, ठीक है। ये वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। उसमें कोई हार्ट रेट नहीं होती है, 350 380 किसी कोई भी रेट हो सकती है हार्ट की, ठीक है। हार्ट रेट कोई फिक्स नहीं होती है डिसरिदमिया में, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास में आता है लोकेशन ऑफ एमआई। ये एमसीक्यू आपके नहीं पूछते हैं सीएचओ के अंदर, फिर भी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि ब्लॉकेज एट राइट कोरोनरी आर्टरी तो इंफीरियर वॉल एमआई होता है, ठीक है, इंफीरियर वॉल एमआई। अगर ब्लॉकेज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में हुआ है तो लेटरल या पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा, और अगर ब्लॉकेज एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में हो तो सेप्टल या एंटीरियर वॉल एमआई हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है मोस्ट कॉमन डेंजरस एमआई कौन सा होता है, एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। और कार्डियक कैथेटराइजेशन, नेक्स्ट है अपने पास में कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, टू फाइंड लोकेशन और ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टरी, एंजियोग्राफी, स्टडी ऑफ आर्टरी। मतलब अपन क्या करते हैं, एमआई की लोकेशन चेक करते हैं तो कार्डियक कैथेटराइजेशन भी किया जाता है, कई बार अपन ने देखा है, ठीक है, जिसको अपन एंजियोग्राफी बोलते हैं। अब देखना एनजीओ जो वर्ड होता है ना वो आपकी कोरोनरी आर्टरी के लिए यूज होता है। कोरोनरी आर्टरी या जो आर्टरी होती है ना हार्ट तक पहुंचती है उसके लिए भी यूज आता है एनजीओ वर्ड। एनजीओ मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, कुछ भी चीज़ अपन ब्लड वेसल्स के अंदर करते हैं तो एनजीओ। और एंजियोमा क्या होता है, कई बार वर्ड एंजियोमा भी पूछते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है, उसको अपन एंजियोमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। ईसीजी में, ईसीजी अपन किस लिए करते हैं एमआई में, तो लोकेशन ऑफ एमआई की लोकेशन को चेक करने के लिए अपन ईसीजी भी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो लोकेशन ऑफ एमआई को चेक करने के लिए किया जाता है। अब अपने पास में आता है डायग्नोसिस, हिस्ट्री ऑफ फैमिली, डेली एक्टिविटी, डाइटरी, स्मोकिंग हिस्ट्री, ये सब अपन देखते हैं इसके अंदर। और एमआई नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में अपन को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। अगर आपको पेशेंट को सर्वाइव कराना है तो 10 से 15 मिनट में आप क्या करो, एक एंटीजी दो, 5 मिनट वेट करो,
फिर मान लो पेन रिलीव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, अगर रिलीव हो गया तो वो एंजाइना पेक्टोरिस है, नहीं हुआ ना तो वो एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है, वो एमआई है। फिर वापस 2 टेबलेट जीभ के नीचे रखनी है सबलिंगुअली, अगर फिर भी नहीं हुआ तीसरी और दे सकते हो, फिर चौथी नहीं देना, डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंचाना। और हॉस्पिटल पहुंचाना क्या, पहले ही पहुंचा देना हॉस्पिटल तो, पर ये एंटीजी रास्ते में देते देते रहना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट एंजाइम स्टडी, एंजाइम स्टडी में ट्रोपोनिन बढ़ता है, ध्यान रखना। प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स के अंदर होता है, ये प्रोटीन सब्सटेंस होता है, ठीक है। व्हेन जब कार्डियक मसल्स डैमेज होती ना तो ये रिलीज होता है ब्लड के अंदर, ये जो ट्रोपोनिन होता है ना वो ब्लड में रिलीज होता है, मतलब ब्लड के अंदर इसकी मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और ये बढ़ती है ट्रोपोनिन टी, देखो 2 होते हैं, प्रोटीन टी और आई। राइज कैन इंडिकेट मायोकार्डियल सेल डैमेज, टी जो जब बढ़ता है ना तो ये मायोकार्डियल को डैमेज यहाँ पे होने का यहाँ पे संकेत देता है। और नॉर्मल लेवल होता है 0 से 0.2 नैनोग्राम पर ml, और यहाँ पे 3 से 6 घंटे के अंदर ये बढ़ जाता है। और यूजुअली रिपीटेड 2 और मोर टाइम ओवर नेक्स्ट 6 to 24 आवर, और इसको अपन रिपीट करते हैं कितने, 6 से 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट अपने पास में आता है ट्रोपोनिन आई, हैज़ ए हाईली एफिनिटी फॉर मायोकार्डियल इंजरी, मायोकार्डियल इंजरी के लिए हाईली यहाँ पे एफिनिटी शो करता है। राइज ये 3 घंटे में बढ़ता है, और इसका जो पीक है ना वो 14 से 18 घंटे के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मोस्ट सेंसिटिव होता है ये। नेक्स्ट अपने पास में आता है नॉर्मल लेवल 0.6 नैनोग्राम पर ml, रिमेन एलिवेटेड फॉर 7 to 10 डेज, ठीक है, ये एलिवेटेड होता है 7 से 10 दिनों के अंदर। नेक्स्ट CPK-MB आइसो एंजाइम, यानी 20 से लेकर 174, ये अपन को याद नहीं करना है, सिर्फ याद करना है CPK-MB बढ़ता है, ट्रोपोनिन आई और टी बढ़ता है, ठीक है, अपन को वही चीज़ें याद करनी है, अपन को इतना डीप नहीं जाना है, और डीप अपने आएगा भी नहीं, अपने आएगा ऊपर यानी सुपरफिशियल। यानी CPK जब BB बढ़ता है ना, MB बढ़ता है तो हार्ट अटैक होता है, जब CPK-BB बढ़ेगा तो ब्रेन डैमेज होगा, जब CPK-MM बढ़ेगा तो स्केलेटल मसल्स डैमेज होगा, और जब CPK-MB बढ़ेगा तो कार्डियक डैमेज होगा। अब देखो इसको कैसे याद करना है, BB यानी ब्रेन याद कर लेना, और MM यानी स्केलेटल मसल्स, यानी M यानी मसल्स होता है ना तो स्केलेटल मसल्स, MB यानी कार्डियक डैमेज, MB याद रह जाएगा, CPK-MB, तो तीनों लिख लेना, ये तीनों आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट मायोग्लोबिन का लेवल भी आपके एमआई में बढ़ता है, अर्लीस्ट एलिवेटेड इन एमआई, ये सबसे लेस रिलायबल होता है एमआई में और सबसे पहले बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये ज़रूर आ सकता है आपके मायोग्लोबिन का लेवल एमआई के अंदर बढ़ता है। आपको बाकी कुछ भी याद नहीं करना है, इसके अंदर LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका भी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और WBC बढ़ जाता है, WBC में मैंने आपको बता ही दिया, सेकेंड डे बढ़ता है ये, दूसरे दिन, ठीक है। और एमआई के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉल पीक टी वेव इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, और ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और टॉल अगर पीक टी वेव आ रही है तो हाइपरकैलेमिया को शो करेगा, और एमआई के अंदर देखने को अपन को मिलता है, वो एक्यूट एमआई में होता है। क्या होता है, एक्यूट एमआई के अंदर ये फर्स्ट साइन होता है एक्यूट एमआई का, हाइपरकैलेमिया, यानी टी वेव बढ़ जाएगी। और इन्वर्ट टी वेव अपन को क्रोनिक एमआई को शो करती है। इन्वर्ट क्या मतलब होता है कि हाइपोकैलेमिया मतलब ये जो टी वेव ऊपर जा रही है ना ECG में, ये इस प्रकार से देखो PQRS और ये T, तो यही टी वेव क्या हो जाएगी बाद में इस प्रकार से हो जाएगी, देखना ये इस प्रकार से नीचे की तरफ चली जाएगी। अब नीचे जा रही है ना उसको अपन हाइपोकैलेमिया बोलेंगे, ऊपर जा रही है हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। तो ऊपर जा रही है ना वो एक्यूट एमआई है, नीचे जा रही है वो क्रोनिक एमआई है, ध्यान रखना। और हावर्स टू डे आफ्टर एमआई ST टी वेव चेंज विल रिटर्न टू नॉर्मल बट क्यू वेव चेंज यूजुअली रिमेन परमानेंटली। अब देखो एमआई जब चला जाता है ना तब ST सेगमेंट तो आपके चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये क्यू वेव जो होती है ना वो नॉर्मल कभी नहीं होती है, याद रखना। क्यू वेव जो है ना इसी प्रकार से रहती है, नीचे की तरफ लटकी हुई, लेकिन ST सेगमेंट देखो ये PQR ये इस प्रकार से आपके ST सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा, किसमें, एमआई में, ये आपको देखने को मिलता है। ये वाली जो ECG दिख रही है ना आपको साइड में, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉलोइंग एक्यूट स्टेज। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं, टॉलरेंस टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट अपन यहाँ पे करते हैं कहीं ना कहीं।
अब है ECG चेंज इन MI, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इतना डीपली नहीं बताऊंगा। डायग्नोसिस कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हो, एंजियोग्राफी कर सकते हो, और टू डिटेक्ट एम्बोलिज्म इनटू आर्टरी, आर्टरी के अंदर एम्बोलिज्म को चेक करने के लिए अपन कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। और नर्सिंग केयर आफ्टर क्रोनिक कैथेटराइजेशन, सॉरी आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, क्या क्या अपन नर्सिंग केयर कर सकते हैं? फ्लैट पोजीशन में लेटाना है, इमोबिलाइज पेशेंट को, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को फ्लैट पोजीशन पर लेटाना है 4 से 6 घंटे पर वीनस एंट्री, ठीक है, एंट्री साइड पर, और 6 से 8 घंटे पर आर्ट्रियल एंट्री करनी है, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। अगर वीनस एंट्री से जा रहे हो तो 4 से 6 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर आर्ट्रियल एंट्री से जा रहे हो तो 6 से 8 घंटे का टाइम आपको लगेगा। हेड एलिवेटेड नो मोर देन 30 डिग्री, ठीक है। असेस पल्स बिलो कैथेटर साइड फॉर इक्वलिटी एंड सिमेट्री। वेनोग्राफी यानी वेन के अंदर आप कोई ना कोई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो वेन की, फ्लेबोग्राफी भी इसको बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ वेन। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में है, देखो मोना याद रखना, आपको क्या याद रखना है, मोना, MONA। अब मोना में क्या होता है, देखो अब मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी मैनेजमेंट है मोना। मॉर्फिन सल्फेट देना है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, O का मतलब, N का मतलब NTG देना है, और A का मतलब एस्पिरिन देना है। एस्पिरिन क्या करेगा, ब्लड को पतला करेगा। मॉर्फिन सल्फेट, देखो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, देखो ये तो अपना ट्रिक से याद करवाया मुन्ना, अब आपको ट्रिक नहीं, आपको ये से याद करना है, प्रायोरिटी किसको दोगे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी ऑक्सीजन को, क्योंकि एयरवे क्लियरेंस सबसे पहले होता है MI का, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, MI को या ऑक्सीजन को, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है O2, ऑक्सीजन देना है। नेजल कैनुला से 4 से 6 लीटर तक अपन को ऑक्सीजन देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और 24 से लेकर 44% O2 प्रोवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, 4 से 6 लीटर। एंड 24% दे रहे हो तो 1 लीटर करोगे, 28% दे रहे हो 2 लीटर, 32% 3 लीटर, 36% अगर आपने कर दिया उसका तो 4 लीटर, मतलब 4 लीटर आपने दे दी ऑक्सीजन 1 घंटे में, ठीक है, सॉरी 1 मिनट में, तो 4 लीटर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आप दे रहे हो किसी पेशेंट को, मतलब वो 36% ऑक्सीजन उसके अंदर डिलीवर हो रही है, ठीक है। और अगर 5 लीटर आप दे रहे हो तो 40%, इस प्रकार से ये अलग अलग होता है। सेमी फाउलर पोजीशन में बेड रेस्ट गिवन 30 से लेकर 45 डिग्री पर आपको हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखना है, ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन में आपको क्या रखना है, पेशेंट को रखना है, मिड MI वाले पेशेंट को, ऐसा फ्लैट नहीं लेटना है। मॉर्फिन सल्फेट आप दे सकते हो, मैंने आपको अभी बता ही दिया, ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की होती है, और ये क्या करती है, टू डिक्रीज O2 की डिमांड को हार्ट के अंदर कम करेगी, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेगी, और वेनस रिटर्न को भी कम करेगी, ताकि वहाँ पे क्या होगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और स्टिमुलेट करेगा लोकल हिस्टामिन मेडिएटेड प्रोसेस को, और इससे वजह से क्या होगा, यहाँ पे हार्ट के अंदर इन्फेक्शन जो है, जो O2 की डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, ठीक है। और ये आपको नहीं पढ़ना है, जो चीज़ पढ़नी है ना वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। इसके अंदर IV देते हैं ये मॉर्फिन सल्फेट, और 5 ml अपन दे सकते हैं, और इंजेक्शन के रूप में डिस्टिल वाटर यहाँ पर 5 ml अपन को स्टेराइल वाटर लेना है, और स्लोली एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। 4 से 5 मिनट में आपको एडमिनिस्टर करना है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपने एडमिनिस्टर कर दिया। और इफेक्ट आने में इसको 30 से 60 सेकंड का टाइम लगेगा, ये रिस्पॉन्ड कर देगी ड्रग 30 से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर ये विदिन 1 मिनट रिस्पॉन्ड कर देगी ये ड्रग। बहुत अच्छी यहाँ पर ड्रग मानी जाती है मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट अपने पास में आता है, अगर मॉर्फिन जो है ना सल्फेट वो अपन ने फास्ट एडमिनिस्टर कर दिया तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे डिप्रेस कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो सकती है। प्रायोरिटी कंसर्न ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से भी कम है तो आपको ड्रग को स्टॉप करना है। नेक्स्ट, अगर रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ पर मिनट से है कम और भी कम है तो उसको क्या इंडिकेट करेगा, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है पेशेंट, ठीक है। मॉनिटर फॉर प्यूपिल रेस्पॉन्स को मॉनिटर करना है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। पिन पॉइंट प्यूपिल अपन इसको बोलेंगे, 2 से कम हो रहा है, 2 mm से भी कम है तो पिन पॉइंट प्यूपिल, जो कि इसका यहाँ पे साइड इफेक्ट होता है, किसका, मॉर्फिन का। मियोसिस हो सकता है पेशेंट के अंदर, माइड्रासिस एड्रेनलिन ड्रग की वजह से भी होता है, ठीक है। देन पुपिल डायलेट, एड्रेनलिन अगर ड्रग अपन ने दी है किसी पेशेंट को तो पुपिल को क्या कर देगा, वो डायलेट कर देगा, और जिसको अपन बोलते हैं माइड्रासिस, क्या बोलते हैं, माइड्रासिस। नेक्स्ट एंटीडोट क्या होता है, नैलेक्सोन, नार्कन,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, नार्कन बोलते हैं। किसका एंटीडोट है ये, मॉर्फिन सल्फेट का। ये आपको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। इतना मैं कंसर्न बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको क्विक रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। एग्जाम को बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है। एनटीजी, नाइट्रोग्लाइसरीन। एनटीजी क्या होता है, एनटीजी यानी एंटी एंजाइनल ड्रग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट यानी वेजो डायलेटर होता है, ये फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है जिसको अपन धूप में नहीं रख सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, फोटो सेंसिटिव का मतलब वही होता है धूप में नहीं रखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग ऑफ चॉइस अपन मानते हैं वर्क बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स। ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंजाइना पेक्टोरिस की एनटीजी, ठीक है। सब लिंगुअली अपन देते हैं। ये क्या करेगी, रिलैक्स करेगी स्मूथ मसल्स को, और ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी इज इंक्रीज। ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है। इसमें इतना आपको पचना नहीं है, बस ड्रग को याद करना। अब ये किस में नहीं देते हैं, ठीक है, हाइपोटेंशन, कौन सी, एनटीजी, हाइपोटेंशन में नहीं देते। जिसका बीपी कम है ना उसको नहीं दे सकते। जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राकैरिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको नहीं दे सकते। सीवियर एनीमिया है उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इफ़ एडमिनिस्टर सबलिंगुअली, अब अगर आप सबलिंगुअली एडमिनिस्टर कर रहे हो तो टंग के नीचे रखना है इसको, ठीक है, बाईपास फास्ट पास मैकेनिज्म के द्वारा। इससे क्या होता है, फास्ट मैकेनिज्म होता है, मतलब डायरेक्ट वो ब्लड में जाती है, ठीक है। सबलिंगुअली अगर आप रखें तो डायरेक्ट जुगुलर वेन के थ्रू ब्लड में ही सर्कुलेट करेगी वो, ठीक है। और बिफोर टेकिंग ड्रग ड्रिंक सिप्स ऑफ वाटर, ठीक है। ड्रग लेने से पहले आप ड्रिंक सिप्स ऑफ वाटर कर सकते हो। और स्टार्ट वर्किंग इन 1 से 3 मिनट, 1 से 3 मिनट में ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है ये ड्रग, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है इतना। ये फोटो सेंसिटिव ड्रग है तो अपन को बॉटल को यहाँ पर टाइट कसना है, ध्यान रखना, टाइट कस के ही आपको रखना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो ड्रग आ रही है, देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक्शन टेकन इफ़ क्लाइंट विद कार्डियक डिजीज़, कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है ना, तो क्लाइंट असेस क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन को कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, अपन को पहचानना है, ठीक है। रिदम को, हार्ट रेट को और बीपी को मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर करना है एनटीजी की फर्स्ट टैबलेट दी, 5 मिनट अपन को क्या करना है, 5 मिनट बाद में रीअसेस करना है। वापस पेन हो रहा है वहीं जगह पे तो एक टेबलेट और देनी है। पेन नॉट रिलीव तो सेकंड डोज दो, ठीक है। नहीं रिलीव हो रहा फिर भी 5 मिनट बाद में थर्ड डोज भी आप दे सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो अपन को क्या करना है, पेन नॉट रिलीव देन आफ्टर अपन को क्या करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है या कॉल द फिजिशियन करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट, ट्रांसलिंगुअली मेडिकेशन स्प्रे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रांसडर्मल पेज वगैरह ये सारे एम्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्लोपिडोग्रिल आप दे सकते हो पेशेंट के अंदर। एस्प्रिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, आपके एमआई की। क्लोपिडोग्रिल प्लस एस्प्रिन, एस्प्रिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ध्यान रखना एमआई की। और ये एस्प्रिन जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे में ये क्या करती है, रेज सिंड्रोम डेवलप कर देती है, लिवर और ब्रेन को डैमेज कर सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद हिपेरिन एंड वारफरिन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर और वारफरिन और हिपेरिन किसी की चल रही है ना तो आप ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी खून को पतला करेगी और वो भी खून को पतला करती है। और हीमोफीलिया में वैसे ही खून होता ही नहीं है, ठीक है, ब्लड की कमी पाई जाती है, तो अपन को ये नहीं देनी है उस पेशेंट में। हिपेरिन किसी की चल रही तो नहीं देनी, वारफरिन चल रही नहीं देनी, हीमोफीलिया वाला पेशेंट है तो भी अपन को नहीं देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और बच्चों में थी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है एस्प्रिन के, जीआई ब्लीडिंग कर सकता है, ब्रोशिंग कर सकता है, हेमेचूरिया कर सकता है, टेरी स्टूल कर सकता है, ठीक है। ये आपको मॉनिटर करना है, आपको ब्लीडिंग टाइम को मॉनिटर करना है। जो ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 3 से 6 मिनट तक यहाँ पर नॉर्मली माना जाता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग कौन कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एसटीके, एटिप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज, ये तीनों यहाँ पर, ये 3-4 जो ड्रग है ना वो थ्रोम्बोलाइटिक होती है, थ्रोम्बस को तोड़ने वाली ड्रग होती है जो एमआई में अपन देते हैं। एडमिनिस्टर विद 4 से 6 घंटे ऑफ कोरोनरी इवेंट के 4 से 6 घंटे में ये देनी होती है, एसटीके लगाना पड़ता है। साइड इफेक्ट ब्लीडिंग कर सकता है, प्राइमरी कंसर्न होता है ब्लीडिंग, ठीक है। एंटीडोट क्या हो सकता है, टेरानेक्समिक एसिड जो होता है ना वो क्या होता है, एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है जिसको अपन बोल सकते हैं। एप्सुलिन भी अपन इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, एप्सुली एमिनो कॉर्पोरिक एसिड भी अपन इसको बोल सकते हैं, ये एंटीडोट EACA, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट, देखो सर्जिकल मैनेजमेंट एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनेंट कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, मतलब इस प्रकार से आप ल्यूमन की तरह आप ये यहाँ पे स्टैंड फिक्स कर सकते हो अंदर, ताकि वो ब्लड वेसल से है ना वो डायलेट ही रहेगी,
छोटी नहीं होगी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। टू कंसर्न प्लेग अगेंस्ट वॉल ऑफ द आर्टरी और डायलेट वेसल्स, वेसल्स को डायलेट कर सकते हो। बैलून एंजियोग्राफी कर सकते हो, ये बैलून एंजियोग्राफी आपको दिख ही रहा है। मेटल कॉइन स्टेंट भी अपन लगा सकते हैं। CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अगर बाईपास ग्राफ्टिंग का आप मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मान लो ये हार्ट है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, यहाँ से एक बाईपास निकाल दो, ठीक है, तो यह जो ब्लड है ना वो इस प्रकार से चला जाएगा। यहाँ ब्लॉकेज को कुछ करो ही मत, छेड़ो ही मत, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई पढ़ने वाली चीज़ इतनी है नहीं। और हाँ, बाईपास में ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं अपन, तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी से ले सकते हैं, मतलब ब्रेस्ट वाली आर्टरी, रेडियल आर्टरी ले सकते हैं अपन, ठीक है, और सिफनस वेन भी ले सकते हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए प्रोसीजर है, पूरा एम्स के रिगार्डिंग है। What is heart bypass ये आप surgery देख सकते हो and अच्छे what से। happens exactly? When cholesterol-filled plaque builds up ये in an बाईपास artery ग्राफ्ट wall, यहाँ पे ये only किया a जा रहा small है, amount of देखो blood ये gets MI है कुल through. मिला के, इसके अंदर ये प्लग जमा हुआ है और ब्लड We are पहुंच now नहीं पा looking रहा at the heart and the main और blood हार्ट का यहाँ पे vessels. जो Here is a coronary डैमेज है ना artery, वो हो रहा है, and नीचे की right तरफ here से inside एपेक्स that वाला पार्ट है artery ना वो is a पूरा डैमेज हो blockage. चुका है। अब वीडियो में देख सकते हो Because अच्छे of से। the blockage, the part of the heart nourished by that artery is pale from lack of blood. ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ना, The ऑक्सीजन solution. नहीं पहुंच पा रही है, तो वो कहीं ना Attach कहीं डैमेज another होना blood स्टार्ट हो vessel जाता to the है। blocked artery just beyond the blockage right there. The surgeon takes a spare vein from the leg or an artery from underneath the sternum or the arm. तो इस प्रकार से अपन बाईपास दे सकते हैं इसको। देखो ये बाईपास दिया ना, अभी दिख रहा है आपको, If a leg vein or an ये arm bypass artery दिखा is आपको? used as the graft, one end is attached to the body's main artery, the ये देखो। aorta, and the other पहले end उधर is जा रहा था, attached अब to the इधर दे दिया blocked बाईपास। artery just तो beyond the ये blockage. देखो दिखा आपको, ये बाईपास दे दिया, तो अब वापस ये graft जो हार्ट है ना वो bypasses the नॉर्मल होने लग blockage. जाएगा। ये Now वाला the blood वापस is flowing नॉर्मल, from the ब्लड aorta सप्लाई पहुंच गई ना, through the यहाँ से bypass पहुंचा थी, पहले यहाँ से आ and रही into the थी, artery ब्लॉकेज that था, was और blocked. ब्लॉकेज हटा दिया, Beyond the बाईपास कर दिया blockage, इसको। blood is flowing again to all parts of the heart. अब वापस ये नॉर्मल हो गया हार्ट। समझ में आया कुछ? ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। फिर ये इंट्रा एरोटिक बैलून पंप भी लगा सकते हो आप, और बहुत सारे यहाँ पे टेक्निक आप लगा सकते हो। किसके लिए? इस MI के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट किसका? वेनस ड्रेनेज, ये सब कुछ अपन को कुछ नहीं करना है अपन को, क्योंकि ये अपने आते नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI का आ सकता है एक MCQ, सडन डेथ। कॉम्प्लिकेशन क्या है? 1 घंटे के बाद में सिम्टम के 1 घंटे के बाद में डेथ हो सकती है पेशेंट की। और डिसरिथमिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है MI का। और हार्ट फेल हो सकता है विद फ्यू डे, कुछ दिनों तक। कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक भी अपन इसको मानते हैं MI की वजह से हो सकता है। 24 घंटे से 7 दिन के अंदर ये हो सकता है। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, यानी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक फर्स्ट सिविरल डेथ कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। मिट्रल वॉल्व इनसफिशियंसी, मिट्रल वॉल्व काम करना कहीं कहीं बंद कर देगा। पेपिलरी मसल्स रप्चर, पेपिलरी मसल्स जो होती है ना वो रप्चर हो जाएगी। ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकता है वीक टू मंथ, यानी कुछ वीक से लेकर मंथ के बीच में हो सकता है, यानी 12 वीक आफ्टर एक्यूट MI का 12 वीक बाद में हो सकता है, जिसके अंदर 3P सिम्टम देखने को मिलता है। पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन देखने को मिल सकता है, और प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलता है। तो 3P आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI के रूप में, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका हार्ट अटैक MI। तो आपको समझ में आया? मेरे को ऐसा लग रहा है समझ में किसी को नहीं आया है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार वापस देखना है। एक बार वापस देखोगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी क्लास को वापस देखना है, हर एक चीज़ को वापस देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे में मैंने पढ़ा दिया, तो आधा घंटा आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा देखने में, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल वाली क्लास में, और कल अपन यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, और ऐसे टॉपिक अपन यहाँ पे लेके आएंगे जहाँ से MCQ फाइनली बनेगा। फाइनली का मतलब समझ रहे हो, डेफिनेट बनेगा ही बनेगा वहाँ से MCQ। ऐसा नहीं कि आपको कोई चॉइस मिलेगी यहाँ से पढ़ लिया MCQ नहीं आया। ये आप लिख लेना, MI का एक MCQ जो मैंने आज पढ़ाई ना क्लास, उसमें से एक MCQ आपके CHO के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। आप जाओगे पूरे पेपर को छानना, उसमें एक MCQ आपको मिलेगा। मतलब ये 4 नंबर आज के पक्के हो गए, ठीक है। अब ये 4 नंबर करते करते अपन यहाँ पे जो अपने पास में बचे हुए टाइम है ना जितना भी, उसमें अपन यहाँ पे कवर करते हुए आगे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।